बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन लास्ट 10 दफ़ा ये बोर्ड एग्ज़ाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की एक जो है ख़ुसूसियत ये है कि इसमें थ्योरी का पार्ट कम है और जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल आसान सी है। अगर आप लोग अटेंटिव होकर सुनेंगे और चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो यकीनन आपको इस बात की समझ आ जाएगी। इससे पहले कि मैं आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपके साथ रिकॉल करता हूँ हमारा चैप्टर नंबर 12 का प्रीवियस एक लेक्चर जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता था। वो लेक्चर ये था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के इस्तेमाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वो जो चार्ज हम लोग स्टोर कर रहे थे कैपेसिटर के अंदर, वो बेसिकली स्टोर हो रहा था एज ए एनर्जी। और उस एनर्जी की वैल्यू को हमने फाइनली जो कैलकुलेट किया था वो था हाफ CV² के इक्वल। और इसी एनर्जी की वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी हमने लिखा था हाफ E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के। तो यहाँ से अगर देखें हाफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, ये बेटा तीनों चीज़ें चूँकि कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E² के। ये E² था क्या? इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक फील्ड डेवलप हो जाता था जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो हमने ये प्रूव की थी बात कि जो एनर्जी कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान स्टोर हो रही थी वो बेसिकली स्टोर हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हमने वहाँ पे प्रूव किया था कि कैपेसिटर में जो स्टोर होती है एनर्जी वो किस फील्ड में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो स्टोर होती है। आइए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडक्टर। बेटा इंडक्टर क्या होता है? ये बिल्कुल मिलती जुलती टर्म है सोलेनॉइड से। आपने प्रीवियसली एक लेक्चर पढ़ा था सोलेनॉइड के। सोलेनॉइड होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर कॉपर की वायर को आप अपनी फिंगर के ऊपर कर्ल चढ़ा देते हैं, रिंग की फॉर्म में ले आते हैं, स्प्रिंग की फॉर्म में ले आते हैं, तो ये कॉपर की वायर अब क्या कहलाएगी? सोलेनॉइड, या इसी को हम इंडक्टर भी कहते हैं। मैं एक जो है आपके सामने एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ कि बेटा ये जो आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है इसे ही हम इंडक्टर कह सकते हैं, इसे यहाँ हम लोग सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर होता क्या है, इसे हम लोग अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बेटा बड़ी गौर से आप लोगों ने चीज़ों को सुनना है। देखिए, लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर, लेट्स सपोज वी हैव एन इंडक्टर जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसके एक तरफ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अटैच किया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अटैच किया, और साथ में मैंने बेटा एक स्विच S को यूज़ किया। बैटरी का काम क्या होता है बेटा? बैटरी का काम होता है इस सर्किट के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करना। अब जब तक स्विच S ओपन है इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पे गुजरने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब आपने बड़ी गौर से सुनना है चीज़ों को। अब बेटा जैसे ही मैं स्विच S को क्लोज करूँगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एक स्टेडी करंट I जो है वो फ्लो करेगी और इस पूरे इंडक्टर के अंदर मूव करते हुए दोबारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आ जाएगी। अब हमने लास्ट टाइम ये बात पढ़ी कि जब भी किसी जगह पर करंट अगर चेंज करता है या करंट पैदा होता है तो वहाँ पे उस रीजन के अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते थे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते थे। और इसके साथ साथ हमने सेल्फ इंडक्शन वाले केस में पढ़ा कि जहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही हो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पे एक EMF इंड्यूस होता है, और इस EMF को हमने इंड्यूस EMF का नाम दिया था। और यही इंड्यूस EMF फिर इस सर्किट में एक करंट इंड्यूस करवाता है जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इस पूरे फिनोमेना में होता क्या है बेटा? एक तो वोल्टेज ये है जो हम एक्सटर्नली इस बैटरी के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पूरे इंडक्टर में से करंट I फ्लो कर सके। लेकिन इसी करंट की वजह से यहाँ पे चूँकि EMF इंड्यूस हो रहा है और इसी EMF के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट भी होगी,
वो जो इंड्यूस करंट होगी बेटा वो इस अप्लाइंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मैं ये सपोज करूं कि करंट जो बैटरी की वजह से जा रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इंड्यूस होने वाली करंट इस ईएमएफ की वजह से वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि अपोज करेगी इस बैटरी के तरफ से आने वाली करंट की वैल्यू को। सो फिर बैटरी को क्या करना पड़ेगा, बैटरी को बेटा फिर वर्क करना पड़ेगा। बैटरी का काम क्या होता है, वर्क करना। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो बैटरी जो वर्क करेगी चार्ज के ऊपर, कहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ के अंदर। तो उस वर्क की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी। ये इक्वेशन आई कहाँ से है, मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक टर्म होती है जो हमें बताती है कि किसी भी बैटरी ने कितना वर्क किया है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसे एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट अप करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं वर्क की वैल्यू निकालूँ तो वर्क बेटा इक्वल होता है वी इंटू क्यू के। अब वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो इंड्यूस ईएमएफ है ये भी तो एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये W इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल डेल्टा क्यू इस वाली इक्वेशन की एक मॉडिफिकेशन है। तो उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँ इस लेक्चर को, मैं कुछ प्रीवियस रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ बेटा। इन रिज़ल्ट्स को हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर यूज़ करना है, तो उसके बाद हम लोग जो है फिर फर्दर अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। बेटा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एन फाई बराबर होता है एल इंटू आई के। ये एक रिज़ल्ट आपने याद रखना है। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए के, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया के। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 14 में ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई के। और इसके बाद फर्दर हमने पढ़ा था कि स्मॉल एन, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन ओवर एल से। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा एल इधर डिवाइड है, उस तरफ जाके एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पे कैपिटल एन हो उसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल एन इंटू एल से। और कल का लास्ट जो रिज़ल्ट हमने डेवलप किया था कि इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो बेटा यही रिज़ल्ट हमने आगे यूज़ करने हैं। तो इंतहाई आसान सी डेरिवेशन है, बस आप लोगों की एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका फोकस होके सुनना। सो आइए हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेटा W एज इट इज़ आ गया, ये वो वर्क है जो बैटरी को करना पड़ेगा मज़ीद अगर वो करंट फ़्लो करवाना चाहता है इस पूरे इंडक्टर में, क्योंकि जैसे जैसे करंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ के बढ़ने से यहाँ से अपोजिंग करंट भी बढ़ती जाएगी। तो फर्दर करंट को फ़्लो करवाने के लिए फिर बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही टर्म है जैसे हमने देखा था कि इनिशियली चार्ज तो बड़ी जल्दी से स्टोर हो जाता है कैपेसिटर प्लेट पे, लेकिन अपकमिंग चार्ज को स्टोर होने के लिए बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। सो ये देखिए एप्सिलॉन एल, इंड्यूस ईएमएफ की जगह मैंने ये वाली वैल्यू को पुट किया, तो एप्सिलॉन एल की जगह आ गया एल डेल आई ओवर डेल टी, और ये बेटा डेल्टा क्यू एज इट इज़। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इक्वेशन को जो है वो मॉडिफाई करता हूँ। मैं एल और डेल्टा आई को साइड पे लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू के नीचे मैं डेल्टा टी को डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्दर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी W एल डेल्टा आई एज इट इज़। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या है, चार्ज का फ्लो करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेटा किस चीज़ के इक्वल होता है, करंट के। तो डेल्टा क्यू ओवर टी की जगह क्या आ जाएगा, आई। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है, वो ये कि अब देखिए W इज इक्वल टू एल आई, ये एज इट इज़ आ गया। अब इस इक्वेशन में ये देखें, ये है डेल्टा आई, इसे कहते हैं चेंज इन करंट, और ये है करंट इस पूरे सर्किट में फ़्लो करने वाली। ज़रा इस पॉइंट को आपने गौर से सुनना है। अब जो करंट लेंगे हम बेटा एवरेज करंट लेंगे। मैंने क्या कहा था, इनिशियली करंट क्या थी, 0 जब स्विच S ओपन था, और बाद में करंट जब स्विच S क्लोज हुआ तो क्या फ़्लो कर रही थी, I। तो इसका मतलब करंट सिंपली 0 और ना ही I थी बल्कि इन दोनों का एवरेज था। तो एवरेज लेने का तरीका क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें और टोटल नंबर पे डिवाइड करें। तो टोटल करंट की कितनी वैल्यू थी, 0 और दूसरी थी I, तो 0 प्लस I डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू I। अब चेंज इन करंट, हमें पता है कि चेंज हमेशा हम इस तरह से करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल करंट थी I और इनिशियल करंट क्या थी, 0 जब स्विच S ओपन था, तो I माइनस 0 इज इक्वल टू I।
इसका मतलब आई की जगह मैं सिंपल लिखूँगा अब 1/2 इंटू आई, और डेल आई की जगह मैं लिख दूंगा आई। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखें एल, डेल आई की जगह मैंने लिख दिया ये वाला आई, और बेटा आई की जगह मैंने लिख दिया 1/2 इंटू आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई का स्क्वायर, ये एल एज इट इज़, और हाफ को मैं शुरू में ले आया। बेटे इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। अब बेटा जिस तरह हमने देखा था कि जो वर्क करेगी बैटरी वही उसमें स्टोर हो जाएगा जाके एज ए एनर्जी, इसी तरह ये जो बैटरी यहाँ पे वर्क करेगी वही वर्क इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से फिर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकता हूँ बेटा कि यू एम पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर के। अब यहाँ से बेटा एल और आई इन दोनों की टर्म को अलग-अलग जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो फाइनल इस इक्वेशन में पुट करूँगा। फिलहाल आपने इस इक्वेशन को नहीं देखना, अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एल और आई की। तो बेटा ये देखें कैलकुलेशन फॉर एल, ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी कि एन फाई बराबर होता है एल इंटू आई के। यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा आई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा एन फाई ओवर आई। और उसके बाद बेटा मैंने आपको कैपिटल एन की जगह बताया था कि आप क्या लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। तो ये देखिए कैपिटल एन की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल एन इंटू एल। उसके बाद बेटा फाई की जगह मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फाई की जगह बताया था बी इंटू ए। तो ये देखिए फाई की जगह मैंने लिख दिया बी इंटू ए, और आई बेटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है चीज़। उसके बाद फर्दर मैंने आपको बताया था कि बी की जगह आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई। तो ये देखें एन एल एज इट इज़, ए एज इट इज़, और बी की जगह मैंने लिख दिया म्यू नॉट एन इंटू आई इस इक्वेशन से। और नीचे बेटा क्या था, आई डिवाइड हो रहा है, आई बेटा आई से कैंसिल आउट हो जाएगा और एन एन से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आंसर बन जाएगा एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट, और एल इंटू ए को मैं लिख दूंगा ए इंटू एल। एल की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन फॉर आई, करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को दोबारा मैं यूज़ करूँगा, बी इज इक्वल टू था म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा आई को यहीं पर रहने दें, म्यू नॉट इंटू एन यहाँ पर मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा बी ओवर म्यू नॉट इंटू एन। अब एल की ये वैल्यू और आई की ये वाली वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दे। इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगा 1/2 एज इट इज़। अब एल की जगह बेटा देखिए क्या आएगा, एल की जगह एन स्क्वायर म्यू नॉट ए इंटू एल, और आई की जगह मैं लिखूँगा बी ओवर म्यू नॉट, सारे के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो बन जाएगा बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ से बेटा एन स्क्वायर से कैंसिल, एक म्यू नॉट से कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाता है, बाकी बचेगा यू एम इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। देखिए हाफ ऊपर बच गया है बी स्क्वायर, साथ में बचा हुआ है ए एल, और नीचे एक म्यू नॉट बच गया हुआ। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो कि स्टोर हो रही है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। अब बेटा एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकल आता है। तो अगर मैं लेंथ ऑफ द इंडक्टर और एरिया ऑफ द इंडक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो विच इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ए ओवर एल से तो यू एम डिवाइडेड बाई ए एल इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट ए एल ओवर ए एल। तो बेटा यू एम ओवर ए एल, इस टर्म को मैं कहूँगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और फर्दर हम इसको नाम दे सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, ए एल ए एन से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो यहाँ से बेटा हाफ भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आ रही है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बी स्क्वायर के। ये बी स्क्वायर क्या है, ये बी स्क्वायर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी फिर कहाँ पे स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बेटा ये था आज का टॉपिक आपका, बड़े अटेंटिव होकर सुनिएगा। इस पॉइंट की जहाँ से समझ ना आए आप लोग उसे रिवाइज कर सकते हैं, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।